अस्सलाम वालेकुम। हम वापस आए हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हमने पहले अपने दो वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया कि भाई कि जो प्रोविज़न है आखिर उसका मतलब क्या होता है। सही पर हमने ये बात बताई कि प्रोविज़न वैसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए, मतलब अंदाज़तन। तो हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि भाई जब इंटेंशनल ऑब्लिगेशन होगी तो आपने रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन जब एक्चुअल ऑब्लिगेशन होगी अराइज होती है तो आपने रिकॉर्ड करना है। फिर हमने भी डिस्कस कर लिया कि भाई प्रोविज़न एक लाइबिलिटी होती है ऑफ अनसर्टन अमाउंट एंड टाइमिंग, और इसके अंदर जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है DOU, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वो हाई होती है। अच्छा, ये हाई क्यों होती है? हाई इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट के जजमेंट्स और एस्टिमेट्स पाए जाते हैं। अच्छा, जो प्रोविजन है, प्रोविजन का इस्तेमाल मैनेजमेंट काफ़ी गलत तरीके से करती है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन को ईजिली हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए। सही है, यानी अगर प्रोविजन आपने गलत रिकॉर्ड किया है, सही, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट डिप्रेस हो जाएगा और लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपने अगर प्रोविजन सही रिकॉर्ड किया तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोविजन को क्या रिकॉर्ड किया है, क्या कहते हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड किया है एक्चुअल से ज़्यादा, तो मतलब आप प्रॉफिट अपना कम ही करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोविजन को कम रिकॉर्ड किया है, यानी आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है और लायबिलिटी को कम कर दिया है। सही है, सॉरी, ये वाली फिगर तो बढ़ेगी। अगर आपने प्रोविजन को ज़्यादा रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट कम, लायबिलिटी ज़्यादा। प्रोविजन कम रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट ज़्यादा, लायबिलिटी कम। अच्छा सर, ये बात हमने पढ़ ली। हमने तीसरी बात ये भी पढ़ी थी कि भाई जो प्रोविजन की जो फिगर है, सही है, जो फिगर है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि भाई 1 मिलियन का प्रोविजन बनाया मैनेजमेंट ने। सही है, एस्टिमेट लगा के मैनेजमेंट ने ₹1 मिलियन का क्या बनाया? प्रोविजन। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि भाई जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इस 1 मिलियन के फिगर के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी डाल लेते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि असल में प्रोविजन का पार्ट नहीं होती, जो कि असल में जजमेंट एस्टिमेट्स का पार्ट नहीं होती, बल्कि वो ब्लैक मैटर्स का पार्ट होती है। मैनेजमेंट अपने काले करतूत भी प्रोविजन के अंदर ही छुपाते हैं। तो तभी जब कोई भी किसी भी कंपनी का ऑडिट होता है, सही है, तो उस कंपनी के ऑडिट के अंदर प्रोविजन पे खास फोकस दी जाती है, क्योंकि प्रोविजन के अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। रिस्क कि प्रोविजन हमेशा मैनेजमेंट गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। प्रोविजन के अंदर मैनेजमेंट अपने काले करतूत भी छुपा सकती है। यानी जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, उस एक्सपेंस के अंदर मैनेजमेंट ने ऐसी फिगर भी डाली होगी जो कि असल में प्रोविजन का पार्ट नहीं थी, कि मैनेजमेंट ने डाल दी ताकि उनके काले करतूत छुप जाए। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पिछले लेक्चर्स का। अभी अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए हमें ये पता चलेगा कि भाई कि सेकंड क्वेश्चन था ये, second question which comes into our mind, that when there is a need or to recognize a provision, कि भाई प्रोविजन हम कब रिकॉर्ड करें, कब रिकॉग्नाइज करें। तो IAS 37 ने इस बात को बहुत ही अच्छे अंदाज में बता दिया कि भाई a provision shall only be recorded or recognized in the financial statement when there is a present legal or constructive obligation which arises as a result of past events। सर ये लीगल का क्या मतलब है? सर ये कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? टेंशन नहीं लेने का यार, मैंने नीचे लिख दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, फिर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, IAS 37 ने हमें ये 3 पॉइंट्स दे दिया कि भाई अगर ये 3 पॉइंट्स A B C मैच हो गए ना, अगर ये 3 पॉइंट साइमल्टेनियसली मैच हो गए तो आपने प्रोविजन को बुक करना है, आपने प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। सही है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि देयर द प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन व्हिच अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। दूसरा क्या है? व्हेन अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कुड बी मेड, यानी जो प्रोविजन आप जिसकी जो एक ऑब्लिगेशन है, सही है, हम ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन, जिस ऑब्लिगेशन के लिए आप एक एस्टिमेट बना रहे हैं, आप एक जजमेंट बना रहे हैं, सही है, तो जो फिगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के अंदर ना, वो क्या होनी चाहिए? वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी वो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजन बनाया है ₹1 मिलियन का और आपको पूरा आइडिया है कि भाई कि 1 मिलियन तक ही होगा कुछ ना कोई, ये मेरी बेस्ट फिगर है रिप्रेजेंट करने की, तो आप इसी पे रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर आपका डाउट यह है कि 1 मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है, 3 मिलियन भी हो सकता है, तो आपने उस फिगर को रिप्रेजेंट करना है जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो, जो कि प्रोबेबल हो। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एग्जांपल समझ लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सही है, अच्छी सी एग्जांपल समझाता हूँ। जस्ट लेट मी क्लीन द स्क्रीन। अच्छा, एग्जांपल क्या समझने जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये कौन है? ये है ALTD। पहले से ALTD को मैं अंदर घुसा के आ गया है। ALTD पता नहीं मुझे क्यों इतना पसंद है, लेकिन ALTD की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है ALTD, उसका क्या चल रहा है? उसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। सही है, कोर्ट के अंदर किसी डिस्प्यूट पे केस चल रहा है अपने कस्टमर के साथ। अब ALTD का जो वकील है वो ALTD से कहता है कि भाई हो सकता है कि आप पे जुर्माना पड़े, आप पे पेनल्टी पड़े
10 मिलियन तक की, सही है, एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा फिगर बताइए लेकिन खैर एग्जांपल ले रहा हूँ 10 मिलियन तक की, और 10 मिलियन तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 20%। 20% चांसेस है कि आपको 10 मिलियन पे करना पड़ जाए, और 40% चांसेस है कि आपको 40% चांसेस है कि आपको 30 मिलियन पे करना पड़ जाए, कि आपको 30 मिलियन पे करना पड़ जाए, सही है, 30 मिलियन। और क्या, और क्या, और मतलब आपसे ये कह दिया कि भाई कि जो ये है, सही है, 10 मिलियन तक का आइडिया कि 20% होगा, 30 मिलियन तक हम एक एग्जाम्पल को फिगर सही करता हूँ मैं आपके लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ALTD, उसने कोर्ट के अंदर उसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और केस के मुतालिक लॉयर ने ALTD को बताया कि भाई जो आपकी जो आपको क्या पता जुर्माना पे करना पड़ जाए 10 मिलियन तक का, और 10 मिलियन तक की जो प्रोबेबिलिटी लॉयर ने बताई वो बताई है 20%, कि 20% चांसेस है आपको ये पे करना पड़ जाए। फिर लॉयर ने आपको बताया कि भाई 30 मिलियन भी क्या पता आपको पे करना पड़े, क्योंकि इसकी जो चांसेस है वो 60% है, सही है, और बाकी जो बचा, सही है, बाकी जो प्रोबेबिलिटी बची, सही है, वो 20% बची। तो 20% चांसेस ये है कि आपको 15 मिलियन पे करना पड़ जाए। अब सवाल ये उठता है कि भाई अब मैं क्या करूं, इन सबको तो मैं प्रोविजन बना के नहीं शो कर सकता ना, प्रोविजन तो मैं उसी को शो करूंगा जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको मतलब जिसका आउटकम होने का चांस है कि भाई ये फाइनल हो सकता है, ये डिसीजन बन सकता है, तो वो तो 60% वाली प्रोबेबिलिटी है भाई, वो तो 60% वाली प्रोबेबिलिटी है। तो यानी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स के अंदर 30 मिलियन का एक्सपेंस बुक करे और 30 मिलियन का प्रोविजन शो करे, और इसी को हम कहते हैं रिलायबल एस्टिमेट। एक ऐसी फिगर जो कि रिलायबल हो, जो कि ज़रा फ्लक्चुएट ना हो। एक और बात ही बता देता हूँ, अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, सही है, वो 50% या उससे ज़्यादा है, वो 50% या उससे ज़्यादा है, तो हम उस फिगर को रिलायबल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम उस फिगर को रिलायबल कहते हैं, रिलायबल के दायरे में आ जाती है, और हम उस अमाउंट को कहते हैं कि प्रोबेबल, कि भाई प्रोबेबल है कि आपको 30 मिलियन पे करना पड़ जाए। अभी आप ये देखें ऊपर जो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा 60% चांसेस है कि कोर्ट का जुर्माना 30 मिलियन पड़े ALTD पे, किससे पड़े, ALTD पे, सही है। तो ALTD को चाहिए कि वो 30 मिलियन को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करे, सही, क्योंकि इसके जो चांसेस है वो 50% से ज़्यादा है, और जो लाइबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन 50% या 50% से ज़्यादा हो, तो उसको आपने अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है एज अ प्रोविजन, क्योंकि यही एक रिलायबल एस्टिमेट होती है। When it is probable that there would be an outflow of economic resources in order to settle the obligation, पहली बात क्या थी कि भाई एक प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होना चाहिए। दूसरी बात क्या बात है, ये रिलायबल एस्टिमेट। मैंने आप लोगों का रिलायबल एस्टिमेट एक्सप्लेन तो कर दिया, ये रहा कि भाई एक ऐसी फिगर जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, और पता हो कि भाई यही हो सकता है, या इसी के आसपास या इसी के नज़दीक ही होगा, लेकिन यही होगा, सही है। अब जैसे कि मैंने अभी लिखा, व्हेन रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन कुड बी मेड, नॉट अ वोलेटाइल फ्लक्चुएटिंग फिगर बट द मोस्ट लाइकली आउटकम, जो आउटकम आ सकता है, हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन इक्वल टू 50%, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा हो और वो अमाउंट प्रोबेबल हो। व्हेन इट इज़ प्रोबेबल मतलब क्या, कि 50% या उससे ज़्यादा के चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ आउटफ्लो करना पड़े, आउटफ्लो मतलब कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कैश भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एनी रिसोर्स भी हो सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ALTD जब कोर्ट में केस लड़ रही है, तो हो सकता है कोर्ट वाला कह दे कि आपने 30 मिलियन का जुर्माना पे करना है कैश में, सही है। अब ALTD कह रही है मेरे पास तो कैश नहीं है इतना, कोर्ट कह रहे चले अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपने एसेट बेच दे, सही है। तो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, एसेट भी एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, कैश भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो ऐसे तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेस, सही, को भी हम शायद पे करें ताकि हम अपने ऑब्लिगेशन को क्या करें, सेटल करें। मैंने आपको पॉइंट C एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट B भी एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट A जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा कि भाई प्रेजेंट लीगल और कंस्टिट्यूटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, कि भाई प्रेजेंट लीगल का हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट लीगल, इसके लिए आप आ जाइए नीचे, लीगल ऑब्लिगेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। एन ऑब्लिगेशन विच अराइजेस बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन और थ्रू इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, सही है। यानी कोई भी एक ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई भी एक ऐसा फर्ज जो कि, या कोई भी ऐसी एक्सपेंडिचर जो कि अराइज हो जाए लीगल वे के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपका कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब डिसीजन सुनाए, वो भी तो लीगल ही है ना। तो ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि कोर्ट केसेस के थ्रू अराइज हो जाए, किसी कानून के तहत अराइज हो जाए, किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू अराइज हो जाए, हम इसे कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। और तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन ALTD पे चल रहा था, सही। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।